ईरान और इजरायल दो देशों में भीषण जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन ये दोनों ही देश भारत के अच्छे दोस्त हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से हमें दोनों की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते बनाकर रखे हैं। दोनों ही देशों को भारत से कोई दिक्कत नहीं। इस भीषण जंग में भी ईरान से ऑपरेशन सिंधु के जरिए 500 से ज्यादा भारतीय लौटे, जो कि मोदी सरकार को थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को लगता है कि भारत गलत कर रहा है। भारत को ईरान का साथ देना चाहिए, इजरायल की मुखालफत करनी चाहिए। दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध ये दिखाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष विदेश नीति पर अपनी अलग से राय रख रहा है। कम से कम विदेश नीति पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर तो सबको साथ नजर आना चाहिए। मोदी ने इस युद्ध की घड़ी में एक बार फिर से मुमकिन करके दिखाया। 1000 से ज्यादा बच्चों की ईरान से घर वापसी होना भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत माना जाना चाहिए, या फिर इस पर होनी चाहिए राजनीति। दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। मोदी जी का खास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है, पूरी टीम का, एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट किया। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। वहाँ हालात कुछ समझ नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें अपने इंडिया बुला लिया। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। जो भारत सरकार ने किया है, हम लोग तो उम्मीदें खो चुके थे अपनी, लेकिन जैसा कि वहाँ भारत सरकार ने हम लोग के साथ किया और दूतावास ने के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जैसे एक परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही। मैं 3 दिन फंसा, 3-4 दिन है। जिस दिन जंग शुरू हुई उसी दिन फंस गया था। अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे, जहां पर आज पहला सवाल रहेगा इजरायल वर्सेस ईरान, क्यों सियासी घमासान? मोदी की नीति क्लियर, हमारे लिए दोनों डियर। एक का देकर साथ, दूसरे को क्यों दे घात? जंग से क्रिएट फियर, भारत की पीस डिप्लोमेसी क्लियर। अरब में फिरके की जंग, हम अमन शांति के संग। हमारे साथ मौजूद है आरपी सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक के तौर पर मौजूद हैं। ओंकारेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। यश श्रीवास्तव, आपके साथ शुरुआत करूंगी कि जब शुरुआत से ही भारत ने एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश की है, जब ना ईरान को ना इजरायल को भारत के साथ कोई आपत्ति है, जब दोनों देशों के साथ भारत के संबंध इस जंग के बीच में भी मधुर हैं, तो फिर क्यों भारत को एक तरफा साथ खुलकर दिखाने की जरूरत है? और क्यों लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में यह छेद है? ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है? ईरान इजराइल युद्ध से थोड़े दिन पहले और जाते हैं, हमारे देश में एक घटना हुई थी जो हम सब के लिए बड़ी दुखद है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। हमने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, बिना शर्तों के, कि आप जो भी करें आतंकवाद के खिलाफ उसमें हम साथ देंगे। और ना सिर्फ हम, बल्कि देश के सारे युवा मैदानों में खड़े हो गए और लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ऐलान किया कि इस देश को इस समय जो भी जरूरत पड़ेगी हम सेवा देंगे। लोगों को अपना एनसीसी का पुराना समय याद आ गया, लोग वो सेवा करने तक को तैयार हो गए। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने हम सब की उम्मीदों पे पानी फेरते हुए ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद सीज फायर किया। और आज जब ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है तो ये बात इसलिए उठती है क्योंकि 17 जून को इंडिया इन ईरान, जो ट्विटर हैंडल है इंडियन एम्बेसी का, वो कहती है कि ऑल इंडियन नेशनल्स एंड पीआईओज हु कैन मूव आउट ऑफ तेहरान यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज आर एडवाइज्ड टू मूव टू अ सेफ लोकेशन आउटसाइड द सिटी। ये 17 जून का है। तो यदि इस सरकार को इतना विश्वास था कि ये भक्तों के पौ वॉर रुकवा सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं, तो 17 जून को ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? उस समय तो चरम पे थी स्थिति। तो या तो इन्हें पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अचानक कुछ आया और इन्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम जानना चाहेंगे, अच्छी बात है। और नहीं तो ये सब झूठ है। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। जैसे उस समय
रशिया यूक्रेन के समय सिंधिया जी गए थे और वहां उस शहर के मेयर ने बोल दिया था कि आपने कुछ नहीं किया है, हमने बच्चों को इकट्ठा किया है, प्रचार बंद कीजिए, लेके जाइए। वैसी ही कोई स्थिति है जिसको कवर किया गया। ये दो संभावनाओं में से कोई एक बात है। ठीक है, आरपी सिंह साहब, जो अभी यश ने कहा उसका जवाब आपसे लेते हुए, और दूसरी तरफ ये भी समझना चाहूंगी कि आप लोग कहते हैं कि कूटनीति का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दोनों देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं, एक तरफा स्टैंड भारत नहीं लेता, हम शांति के पक्षधर हैं, भारत की यही फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने कोई एक चुनौती है, चैलेंज है, जिसके दूरगामी परिणाम शायद भारत के लिए अच्छे ना हो, जैसा कि कांग्रेस भी उठा रही है सवाल? पूर्णिमा जी, कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस कूटनीति को राजनीति के चश्मे से देखती है। कूटनीति कोई तू में थू वाली का काम नहीं है, और कूटनीति के अंदर कोई ये नहीं कि आज अभी क्या होगा, इस समय क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, ऐसे नहीं, बड़े दूरगामी चीजें सोचकर कूटनीति के अंदर काम किया जाता है। इनके कहने पे क्या जाना, अभी आपने कुछ लोगों के बॉक्स दिखाए, कुछ लोगों के इंटरव्यूज आपने दिखाए, इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारे को वहाँ की एम्बेसी ने चिंता करी, हमारी एम्बेसडर ने हमारी चिंता करी। 517 के लगभग लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक लाया गया है यहाँ पर, और 1000 का टारगेट है, वो भी लाया जाएगा। तो ये पहली बार नहीं हो रहा। मेरे पास एक कंप्लीट डेटा है, 2014 के अंदर कोई हमारी 45 नर्सें, हमारी बहनें फंस गई थी वहाँ पर टिकरिट के अंदर, सिविल वॉर के अंदर, उनको वहाँ से निकाला गया। इसी प्रकार से ऑपरेशन राहत चला, और हौती के अंदर यमन के अंदर वहाँ पर कोई 4640 लोगों को 2015 के अंदर निकाला गया। इसी प्रकार ऑपरेशन मैत्री के अंतर्गत नेपाल के अंदर जब वहाँ पर भूचाल आया था तो 43,000 लोगों को रोड से और 11 लोगों को हवा के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से वहां से राहत देकर निकाला गया। ऑपरेशन संकट मोचन के अंतर्गत सूडान के अंदर जब लोग फंस गए थे तो 300 से अधिक लोगों को वहां से निकाला गया। इसी प्रकार लीबिया के अंदर जब लोग फंस गए थे तो वहां से तब लोग निकाले गए। इसी प्रकार कोविड के दौरान भी जब हवाई सेवाएं बंद थी तो नेवी की सेवाओं का उपयोग करते हुए लगभग 4000 लोग दुनिया भर से निकालकर, जिनको आना था उनको यहाँ भारत लाया गया। फिर इसी प्रकार से ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत अफगानिस्तान के अंदर 800 सिखों को जब वहां चल रहा था तो निकाला गया, और मैं खुद गया था वहां पर। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी के जो स्वरूप थे उनको हम लेकर आए थे। मैं हरदीप पुरी जो हमारे जो मंत्री हैं वो लेकर आए, वहां से स्वरूप लेकर आए। तो क्या कि ये नहीं कि भारत सरकार पहली बार कर रही है। और यूक्रेन की बात कर रहे थे, यूक्रेन से जो बच्चे आए थे उनका अगर इंटरव्यू कहीं पे हो तो चला देना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को वहां से निकाला गया और किस मुसीबत निकाला गया। और दोनों देशों से निवेदन कर कहा गया कि आप युद्ध बंद करिए, ताकि एक सीज फायर करिए, ताकि हमारे बच्चे वहां से निकल सकें। और वो हुआ। ऑपरेशन कवेरी 2023 के अंदर हुआ, 3862 लोग सूडान से निकाले गए। अभी 2023 के अंदर ही इजराइल के अंदर 1343 लोग हमारे वहां से निकाले गए थे। इसी प्रकार अभी ऑपरेशन इंद्रवती के अंतर्गत 2024 मार्च के अंदर लगभग 17 लोग फंसे हुए थे हैती के अंदर, उनको निकाला गया। तो अभी सीरिया के अंदर से 75 लोग अभी पिछले साल निकाले गए। तो निरंतर मोदी सरकार की पॉलिसी है, जिसके चलते हुए जब ऐसे इस प्रकार के कोई हालात बन जाते हैं उसमें इंटरवेंशन कर वहां से अपने जो भारतीय मूल के लोग हैं, और भारतीय मूल के नहीं, बाकी जो देश के लोग हैं वहां पर जो जिनको हम ला पाते हैं, जिसमें मालदीव के भी, नेपाल के भी लोग समय समय पर हम लेकर आए। परंतु इनको दिक्कत ये है कि इनको हर कूटनीति में भी एक वोट बैंक दिखता है। ये वोट बैंक की राजनीति से अपनी कूटनीति सिद्ध करना चाहते हैं, और ये होने वाला नहीं। देश समझता है, और हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, आपस में युद्ध नहीं होना चाहिए, और जितनी जल्द हो सके युद्ध समाप्त होना चाहिए, और हमारे दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। ठीक है यश, जल्दी से इसका काउंटर भी रखेंगे, और साथ ही ये भी बताइए कि जो अभी विपक्ष का रुख है, या पिछले कुछ समय में गाहे बगाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला है, यह समझना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है या फिर ये राष्ट्रीय हित के बीच में कांग्रेस के टकराव को दर्शाता है? ज्यादा किस तरफ झुकाव दिखता है? पूर्णिमा जी, 24 जनवरी का ये वीडियो है। ये उत्तर प्रदेश के ITI लखनऊ में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें असंख्यों युवाओं ने भाग लिया।
इन सबको नौकरी देने के नाम पर इजराइल के वॉर जोन में भेज दिया गया। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने तो नहीं किया। 24 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश, ITI लखनऊ। तो सवाल ये उठता है कि हम यदि सच बताते हैं लोगों को और हम संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। आज द हिंदू में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बहुत विस्तृत आर्टिकल भी लिखा है। और शांति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक तरफ का झंडा उठाए अंधी दौड़ लगा दें। यही इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जब फिलिस्तीन के लोगों के मरने की खबरें आती थी तो हमारे देश के IT सेल के ट्रोल, ये बीजेपी IT सेल के ट्रोल उस पर जश्न मनाते थे, लिखते थे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज जब ईरान पलटकर वार कर रहा है, इजराइल के शहर तबाह हो रहे हैं और इस युद्ध में ट्रंप सीधे सीधे अपना इन्वॉल्वमेंट इजराइल की तरफ दिखा चुके हैं। और इजराइल, अमेरिका हमारे तरफ जो रवैया इस समय रखे हुए हैं वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है। चीन और पाकिस्तान हाथ मिला रहा है। हमें इस समय समर्थन की जरूरत है। ईरान पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद का विरोध करने में खड़ा हुआ था। उसके अलावा किसी भी देश ने बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, तालिबान जरूर समर्थन लेने गए थे हमारे जयशंकर जी। और उस ईरान के खिलाफ हम यहाँ पे अपने लोगों को पीट पीट के विरोध करवा रहे हैं, इजराइल का गाना बजवा रहे हैं। इजराइल से वीडियो आ रहा है कि हमारे लोगों को वो गो बैक टू इंडिया कह रहे हैं। उसके बावजूद हमारी समझ में बात नहीं आ रही। तो फिर इस सरकार की अक्षमता पर और कोई सवाल उठाने की जरूरत बची ही नहीं। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल सत्ता में बैठे लोगों की निरंकुशता का है और उनकी अयोग्यता का है। ठीक है, आरपी सिंह साहब आपको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, फिर उसके बाद संजय श्रीवास्तव जी, अचल जी और साथी ओंकारेश्वर जी आपके पास जी। ये मैंने इतनी लंबी एक फेयर लिस्ट अभी गिनाई रखी, आपने बताया कि कब कब क्या रहा। जी जी। और कहाँ से मुसीबत में लोग हमने निकाले वहां से। और यहाँ तक कि बार बार ट्रंप की बात करते हैं, इनको यकीन नहीं आ रहा ना, भारत के MEA पे यकीन नहीं, भारत के DGMO पे यकीन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं। ये गाना गाते हैं, असल में ये सबका सब पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाते हैं। इनको पाकिस्तान से एजेंडा मिलता है, वो एजेंडा आकर इनको गाना पड़ता है और कुछ नहीं है। ये तो ये बार बार ऐसा सब कुछ क्यों करते हैं जिससे हमारी भारत की सेना का मनोबल खराब हो और पाकिस्तान की जय जयकार हो। और यही कारण है कि अगर आपको याद रहा तो जब 370 और 35 से हटाया गया था तो राहुल गांधी ने अगले दिन गाना गाया था कि यहाँ पर खून की नदियां बह रही है, कत्लो गैरत हो रही है। और इमरान खान ने एग्जैक्टली वही का वही गाना जाकर UN में गाया, बोला कि राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। तो असल में इनको शौक है कि इनको जो पाकिस्तान का एजेंडा है उसको यहाँ बढ़ाना है। इनके अपने कोई नजरिए होंगे, इनके अपने कुछ संबंध होंगे जिस कारण चलते होंगे। परंतु जो मूल बात है, भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। और पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए। जरा अभी जो पाकिस्तान जाकर अभी गोदी में बैठ कर रहा है, सबको जानकारी में है। और उसके कारण क्या है वह भी सबको जानकारी में है कि 5 दिन पहले या 6 दिन पहले पाकिस्तान ने किस प्रकार से कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम एटम बम का उपयोग करेंगे ईरान के पक्ष में, एटम बम का उपयोग करेंगे ईरान के पक्ष में। और उसके चलते हुए कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और किस प्रकार से वो आज पूरा यूटर्न लेकर खड़ा है। तो हमारा स्टैंड, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बड़ा क्लियर है। डी-एस्केलेशन होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और आपस में दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। ठीक है यश, थोड़ा सा समय प्लीज मुझे देंगे जरा। उससे पहले एक बार संजय श्रीवास्तव जी आपके पास, फिर अचल से फौरन आपके पास आती हूँ। संजय श्रीवास्तव सर, अगर भारत ने शुरुआत से ही स्ट्रैटेजिक बैलेंस की एक पॉलिसी अपनाई हुई है, वो स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आपको इस समय भी नजर आता है? ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आने वाले समय में भारत के लिए घातक साबित हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में? और ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आने वाले समय में भारत को अलग थलग कर सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो विश्व में जो भी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर न सिर्फ पेरिफेरी, उसके ऊपर पेरिफेरी पर बैठ करके देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि उन घटनाओं को सकारात्मक तरीके से शेप करने में भी विश्वास रखता है। और भारत की सारी स्थितियों पर बहुत पैनी नजर है। भारत की जो विदेश नीति है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का संकट रहा हो, चाहे वो इजराइल हमास के बीच का युद्ध रहा हो, या अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, हर जगह भारत का जो अप्रोच है मैं इसको बहुत ही विवेकपूर्ण अप्रोच मानता हूँ। और उसका कारण पूर्णिमा जी बहुत स्पष्ट है। देखिए, जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया था, उसका भारत ने
स्पष्ट रूप से ये कहा था कि भारत इजराइल के साथ उसके आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पूरी तरह से खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से उसी दिन 7 अक्टूबर के दिन ही एक मैसेज दिया था। और भारत का आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है वो आप जानते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस का है, चाहे वो अपने देश का आतंकवाद हो या कहीं अन्य आतंकवादी घटनाएं। लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में आपने देखा कि हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो बहुत ही विवेकपूर्ण। इस संदर्भ में मैं देखता हूँ कि उन्होंने हमेशा संवाद की बात कही, हमेशा नेगोशिएटिंग टेबल पर दोनों ही पक्षों को, रशिया यूक्रेन को साथ में मिल करके बातचीत करके अपने समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। और भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर को भी बनाए रखने की हमेशा वकालत करता रहा है। तो ये, और वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थितियां हैं उसमें भी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए, दोनों पक्षों को डी एस्केलेशन के लिए कार्य करना चाहिए और दोनों ही पक्षों को संवाद के लिए प्रयास करने होंगे। इस तरीके के कन्फ्रंटेशन से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। तो ये जो पूरा अप्रोच है भारत की सरकार का, ये बहुत ही ज्यादा विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण है। और मैं एक बात और पूर्णिमा जी इस आपके सवाल के अंत में कहना चाहता हूँ कि भारत की जो विदेश नीति और रक्षा नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर के, किसी तरीके के, जैसे कि आप पाकिस्तान का अप्रोच देखते हैं, क्लाइंट स्टेट के तौर पर वो व्यवहार करता है अमेरिका के, और कभी वो चाइना के क्लाइंट स्टेट के तौर पर व्यवहार करता है। भारत एक स्वयं में अपने आप में एक महाशक्ति है, भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। चूंकि आपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र किया सर, उसका बहुत सीधे सीधे अचल मल्होत्रा सर ये है कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं है, हम अपना फैसला स्वयं लेते हैं, हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, जिसके उदाहरण पिछले समय में बहुत बार देखने को मिले। फिर चाहे हम मल्टी अलाइंड रहे हों लेकिन उसके बावजूद हम नॉन अलाइंड स्टेट में रहे हों। नेबरहुड हमारे लिए बहुत प्रिय है लेकिन किसी भी तरीके का हमने ब्लाइंड रुख नहीं अपनाया है। मसलन नेपाल में जब चीनी एक्टिविटीज हमने देखी तो उसको लेकर हमने अपना एक बहुत क्लियर स्टैंड रखा है। डिफेंस, डिप्लोमेसी दोनों में एक बैलेंसिंग वे अप्रोच भारत की साफ तौर पर देखने को मिली है। क्या ये भारत की मजबूत जरूरत और आने वाले समय में भारत की मजबूती के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, मैं इस कोई दूसरे परिप्रेक्ष्य में इशू सेम है लेकिन इसे जरा दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। एक तरफ है वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी और दूसरी तरफ है रियल पॉलिटिक। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में विश्व की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो सब रियल पॉलिटिक कर रही हैं। रियल पॉलिटिक में आइडियोलॉजी और वैल्यूज की इतनी कीमत नहीं होती है। इसी के चलते जितनी भी हमने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस बनाई, ग्लोबल गवर्नेंस बनाई है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो सब जो है एक्सपेक्टेशन से नीचे काम कर रही है। और UN तो बिल्कुल आप कह सकते हैं पैरालिटिक है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है, उसके रेजोल्यूशंस की कोई वैल्यू नहीं। तब आज की परिस्थितियों को भारत को ये डिसाइड करना है कि हमें क्या वैल्यू बेस्ड बातें करनी है, कि वैल्यू बेस्ड के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इजराइल को ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए था। ये कोई प्रोवोकेशन नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। इवन IAEA ने भी नहीं कहा कि, खुद ट्रम्प कह रहा है कि IAEA भी ये कह रहा है कि उसके पास इनफ मटेरियल है वॉरहेड बनाने का, लेकिन क्या वो बॉम्ब बना चुका है? इससे पहले अमेरिका ने यही प्रिटेक्स्ट यूज किया था बगदाद, इराक में रिजीम चेंज। मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप वैल्यू बेस्ड चलेंगे तो फिर आप जब हमास अटैक करता है तो आप हमास को कंडेम करेंगे जो हमने किया, और जब ईरान करता है तो आप इजराइल अगर शुरू करता है तो इजराइल को करेंगे। लेकिन आज युग जो है वो अनफॉर्चुनेटली रियल पॉलिटिक का। आपको ये देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है आपके, चुप रहने में या खुल के किसी एक के साथ में। अगर चुप रहने में बेहतरी है तो ठीक है, चुप रहिए, या संतुलन के नाम पे आप कहिए कि हम शांति चाहते हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग चाहते हैं। वहां पे भी कई बार हमसे चूक हो जाती है। अभी जब एक UN जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया
जिसमें 149 लोगों ने ये कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए इजराइल और हमास के बीच में। तो अगर हम युद्ध का युग नहीं है ये, और हम शुद्ध डिप्लोमेसी और डायलॉग चाहते हैं, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, उस रेजोल्यूशन की। हम एब्सटेन कर गए। तो कई बार ऐसा मैसेज दे जाते हैं गलती से या जानबूझ के, या फंसे हुई परिस्थितियों में आज की, जिससे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो रियल पॉलिटिक पे चलिए, पूरी दुनिया रियल पॉलिटिक पे चल रही है। जहां आपको नेशनल इंटरेस्ट दिखे आप उसकी बात करिए, या फिर पूरी तरह खुल के वैल्यू बेस्ड हो जाइए। हर इश्यू पे आप कमेंट कीजिए, भूल जाइए कि इजराइल ने आपको डिफेंस इक्विपमेंट देना है या टेक्नोलॉजी देनी है, या अमेरिका को आप डोनाल्ड ट्रंप को खड़े होकर चौराहे पे बोलिए तू झूठ बोल रहा है, तुमने कोई मध्यस्थता नहीं करी थी। लेकिन ये होता नहीं है डिप्लोमेसी, इस तरह खुल के, इस तरह से डिप्लोमेसी, सिविलाइज डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है। तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के चलते हैं। नाम भले ही आप कुछ दे दीजिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दे दीजिए, मल्टी अलाइनमेंट दे दीजिए, स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग दे दीजिए, बड़े बड़े लेक्सिकॉन्स हैं, बहुत इस टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ही मनोलुभावनी टर्मिनोलॉजी में आपको दे सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है, और ये ऑर्डर ऑफ द डे है, अब बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वैल्यू बेस्ड और ये सब बातें करते हैं, कहाँ आप पिछले 10-20 साल में कोई एक एग्जांपल दे दीजिए कि उन्होंने वैल्यू बेस्ड डिसीजन लिया हो। जो उन्हें ठीक लगता है वो करते हैं। अब चूंकि हम एक एस्पायरिंग, नहीं सर, जो उन्हें ठीक लगता है और जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट में वो करना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का जमाना नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और चूंकि हम एस्पायर कर रहे हैं ग्लोबल पावर, तो ये भी एक डिमांड हो जाती है हम पे, या कि हम खुल के फिर जो है हर विषय के ऊपर खुलकर अपना एक जो है मत रखें। वहां भी हम दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है अगर आप वाकई ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं। ठीक है सर। ये बहुत सिंपल नहीं है पूर्णिमा जी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए आप एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, ताकि इसको लेकर थोड़ी सी और क्लैरिटी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी सामने आ सके। लेकिन ओंकारेश्वर पांडे साहब, क्या भारत की विदेश पॉलिसी में और स्पष्टता की जरूरत है, या जो आज की भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि बात नेशनल इंटरेस्ट की है और वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये जो ढोल बज रहा है ना कि 517 लोग आ गए, उसकी जरा पोल खोलना चाहता हूँ। ये भारत सरकार ही नहीं, सभी सरकारों का कर्तव्य है कि अपने देश के जो लोग किसी और देश में संकट में फंस जाते हैं तो उनको वहाँ से सुरक्षित निकाले, और भारत ये काम बहुत दशकों से करता आ रहा है। 1990 में याद दिलाना चाहूँगा, उस समय वीपी सिंह की सरकार थी जिसमें 175 भारतीयों को कुवैत से निकाला गया था। इराक के साथ जब वार शुरू हुआ था 488 उड़ानें भरी गई थीं, और उसके अलावा 170 और लोगों को जो है उसके निकाला गया था, 1,70,000 करीब, और इसको समुद्री रास्ते से भी निकाला गया था। उसके बाद दूसरा संकट हुआ लेबनान में 2006 में, ऑपरेशन सुकून के जरिए उस समय भी 2200 करीब निकाले गए। ऑपरेशन सफ़ेद हाथी हुआ लेबनान में, उसमें करीब 15,000 लोग निकाले गए। उस समय तब ढोल और जंजीरा नहीं पीटा जाता था कि हमने बहुत कर दिया और पापा ने वो रुकवा दी और हमें बचा दिया। आजकल मीडिया का ज़माना है और मीडिया ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसलिए लगता है कि सिर्फ अभी हो रहा है। इतिहास पढ़ें, गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, तो पता चल जाएगा कि ये ज़माने से चला आ रहा है, होना भी चाहिए। पहले जो नहीं हुआ था वो ये हुआ था कि अमेरिका से जो हथकड़ियों और बेड़ियों में बहर के जो लोग भारतीय भेजे गए, ये भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो आज हाल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमें डेलीगेशन भेजने पड़े दुनिया के देशों में कि जाओ और समझा के आओ कि हमारा पक्ष क्या है, ये अपने आप में दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं दुनिया को ये समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्या है और पाकिस्तान हमारे ऊपर किस तरह से हमले कर रहा है।
पाकिस्तान तो इसलिए कर रहा है ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब देता हूं। पाकिस्तान तो इसलिए कर रहा है ना क्योंकि वो गलती कर रहा है, इसलिए सफाई देना। मैंने कौन सी गलती की थी जो हमें पूरी दुनिया को सफाई देनी पड़ रही है? एक बात। दूसरी बात, फिर तो ग्लोबल मंच पर आतंकवाद की एक परिभाषा गढ़ने की भी बात नहीं करनी चाहिए। पर हमें ये भी नहीं कहना हमारे साथ दुनिया के लोग खड़े क्यों नहीं हुए? हमें ये क्यों दिखाई दिया कि हम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो चूक हो रही है ना, जिसकी वजह से हमें मात्र 2-3 देशों का समर्थन मिला और बाकी के सारे देश वो जो ऐतिहासिक संबंध थे, आपको रूस का संबंध याद होगा जब 1971 की लड़ाई में अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसने अपना 7वां बेड़ा भेज रखा था और रूस ने हमारा साथ दिया। उस समय अमेरिका के विदेश सचिव किसिंजर भारत आए थे, इंदिरा गांधी के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और इंदिरा गांधी ने उनको समझाया कि पूरब में हमारे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसमें कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने जनरल सैम को बोलूंगी। ये आंख में आंख डाल के टेबल पे बैठ के उस समय का हमारा लीडरशिप अगर धमका सकता था, तो आज 17 बार अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता करवाई, तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री उठ के क्यों नहीं कहते कि भैया तुमने नहीं करवाई? प्रवक्ता के माध्यम से प्रवक्ता के माध्यम से और फोन पे नहीं साहब, जैसे टेलीविजन पे रोज बाइट देते हैं, जैसे टेलीविजन पे रोज वो बाइट देते हैं, टेलीविजन पे हम भी बाइट दे सकते हैं ना। फेल है भारत की, बिल्कुल। तो अमेरिका के साथ तो करीबी नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्वाड 2+2, आप डिफेंस सेक्टर में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर आपका नहीं होना चाहिए। रूस के साथ आपके रिश्ते, क्योंकि आप तो यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। फिर चीन के साथ टकराव की स्थिति में व्यापार कंटिन्यू, फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ईरान और इजराइल दोनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए। अगर फॉरेन पॉलिसी फेलियर है तो 30 सेकंड्स में से बोलेगा, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। यश, मैं बस आ रही हूं आपके पास, बोलिए। हाँ, आपने इजराइल के साथ पूछा, इजराइल और ईरान के साथ रिलेशन। ईरान के साथ हमारे 5000 साल पुराने रिलेशंस हैं। 1950 में तो हमने उससे औपचारिक रिश्ता शुरू कर दिया था और 1950 में इजराइल को मात्र हमने मान्यता दी थी। 1992 में हमारे रिलेशन शुरू हुए हैं इजराइल के साथ। लेकिन ईरान है ना जिसने कश्मीर के इशू पर भारत के अगेंस्ट भी बोला था। यही ईरान है ना। लेकिन फिर भी ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते खराब हो गए। लेकिन ईरान के साथ जो हमारे दूसरे रिलेशन है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चाबहार का पोर्ट हम ईरान के सहयोग से बना रहे हैं। अगर चाबहार का पोर्ट नहीं बनाते हैं आप, तो आप चाइना को कंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस देखते हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, ये फैक्चुअली कैसे एस्टैब्लिश होता है, आप मुझे कह लीजिए और फिर मेरी बात सुन लीजिए। सर, मिडिल ईस्ट में मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो फिलहाल ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं? मैं बताता हूं। सऊदी अरब आज खड़ा हो गया है। जो अब्राहम समझौता हुआ है वो पहले अमेरिका ने करवाया था, वो टूट चुका है। और हमें देखना है कि 57 इस्लामिक देशों में से एक इजराइल के साथ रिलेशन बनाने से हमारे 15-20 कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। इजराइल के साथ हमारा टोटल ट्रेड $7.5 बिलियन का है और $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरबिया ने हमसे कमिटमेंट किया है। क्या वो सैंक्शंस की वजह से नहीं है? $190 बिलियन के ट्रेड को हम अपने दांव पे रखेंगे। जो व्यापार घटा है, क्या वो सैंक्शंस की वजह से नहीं है, या ये भारत और ईरान के खराब होते रिश्तों की वजह से? ये तो सैंक्शंस की वजह से है ना सर। नहीं, यू आर कोटिंग द फैक्ट्स, आई एम कोटिंग द फैक्ट्स। हम सैंक्शन की बात ही नहीं है। सैंक्शंस है या नहीं? हमारा क्या लेना देना? सर, सैंक्शंस से हमारे अपने रिलेशन। आप ये देखिए, आप कुल्हाड़ी पे पांव मारना चाहते मारिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दे गया कि आपके साथ कौन खड़ा है। ठीक है, इसका जवाब सिंह साहब देंगे। सिंह साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, जो अभी ओंकारेश्वर जी ने और संजीव जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जय श्रीवास्तव जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, सब बोल लीजिए, फिर उसके बाद यश में फौरन आपके पास आ रही। हाँ जी, देखिए, मैं अभी हमारे पत्रकार महोदय हैं, उनका मैं विचार सुन रहा था और मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था इत्यादि इत्यादि। देखिए, भारत ने, और उनकी तुलना उन्होंने 1971 के वॉर से की। भारत ने तो युद्ध शुरू ही नहीं किया था। भारत ने तो एक काउंटर टेरर स्ट्राइक कंडक्ट की थी और हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्पष्ट किया था कि यदि पाकिस्तान इस पूरी स्थितियों को समझे और इसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ा रिटेलिएशन नहीं करेगा, तो भारत का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है। हमने एक नॉन एस्केलेटरी मेजर्ड
कंसीडर्ड एक्शंस लिया था, एक एंटी टेरर स्ट्राइक कंडक्ट की थी। यदि भारत ने युद्ध शुरू किया होता तो मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं वो भारत के साथ खड़े होते। ये जो बड़े बड़े कमिटमेंट्स हम अनेक राष्ट्रों के साथ करते हैं वो आके खड़े होते। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से फिर से कहना चाहूंगा कि इस बात को न कहा जाए कि इसकी तुलना 1971 से 65 से और युद्धों से न की जाए। एक ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमने ये भी स्पष्ट किया था, यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा तो हम एप्रोप्रिएट रिस्पांस करेंगे। और जो पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर कुछ हमले किए तो हमने उसका एक एप्रोप्रिएट रिस्पांस किया और उसके बाद उनके मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट किया। लेकिन इसे युद्ध की घोषणा कहना ये नहीं था। युद्ध की घोषणा के बाद यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ ना होता तो आप आलोचना कर सकते थे कि ये राष्ट्र नहीं खड़ा है, वो राष्ट्र नहीं खड़ा है। और देखिए आज भारत की जो स्टेटस है, जो भारत का जो पूरा एक उत्थान और विकास हुआ है, वो एक महाशक्ति का स्टेटस है और उसको कोई राष्ट्र इग्नोर नहीं कर सकता। G7 के मंचों पर भारत को लगातार हर वर्ष 2019 से बुलाया जा रहा है। आउटरीच जो वहां का जो सेशन होता है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष जाते हैं। इस घटना के बाद भी उन्हें बुलाया गया है। इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडिस्पेंसिबल है। भारत का जो मौजूदगी वहां पर अपरिहार्य है, आवश्यक ही नहीं है बल्कि अपरिहार्य है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा, जहां तक इजराइल के साथ हमारे संबंधों की बात है तो ईरान के साथ ठीक है हमारे सिविलाइजेशनल टाइज हैं, लेकिन इजराइल के साथ हमारे जो संबंध है वो भी बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के समय 1992 में ये शुरू किया गया था, नरसिम्हा राव की भी सरकार थी। तो इस बात को आप ये मत कहिए कि ये जो सरकार है ये इजराइल के पक्ष में बैठ रही है और ईरान के खिलाफ जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू को डिहाइफेनेट किया है। इजराइल के साथ हमारे अलग संबंध है, पैलेस्टाइन के साथ हमारे अलग संबंध है, ईरान के साथ हमारे अलग संबंध है, इजराइल के साथ हमारे अलग संबंध है। एक तराजू पे नहीं तोलते। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने डिहाइफेनेट किया है, उसी तरीके से हमने भी मिडिल ईस्ट में अनेक संबंधों को डिहाइफेनेट किया है। तो इस तरीके से एक तराजू पर तोलना और इस तरीके के एक सामान्यीकरण को करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। और तीसरी बात, मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूं कि देखिए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना होगा। जहां तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूज का अपना एक बहुत ही महत्व है और एक गहरी नींव वो बनाते हैं। और रियल पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वैल्यूज का भी अपना एक अलग गहरा आधार होता है और उसका भी महत्व होता है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को शेप करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, संजीव जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। संजीव जी बहुत संक्षेप में ही जवाब दूंगा। संजीव जी, अगर लड़ाई नहीं हुई थी तो अमेरिका ने और फिर भारत ने दोनों ने सीज फायर क्यों अनाउंस किया? सीज फायर का वर्ड तो हम ही नहीं यूज किया है। मैं इसका जवाब देता हूं। आपने भारतीय सेना ने सुन लीजिए आपकी बात पूरी हो चुकी। भारतीय सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसने कहा था कि हमने 9 ठिकानों पे हमले किए। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने कहा हमारे तो 27 ठिकानों पे हमले हो गए। ये भारतीय सेना का कमाल है, अच्छी बात है, इसकी सराहना सभी करते हैं। लेकिन आपने कहा कि 9 ठिकानों पे हमले किए, उसके बाद भारतीय सेना ने कहा कि हमारे 36 ठिकानों पे हमले हुए, हमारे सारे बॉर्डर खोल दिए गए, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक। ये क्या युद्ध नहीं था? वो युद्ध का अनाउंसमेंट करता है, आप कहते हैं टेरर अटैक करते हैं और फिर अमेरिका सुन लीजिए, आपने बोल लिया। अमेरिका जब अनाउंस कर रहा है कि वो सीज फायर करवा दिया तो हमारे नेता को बोलना चाहिए कि तुमने सीज फायर नहीं कराया। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर वो ओपनली टेलीविजन पे कह रहा है तो हम बैक चैनल से क्यों कह रहे हैं? हाँ सर, प्लीज जल्दी से सर, 2 स्पोक्सपर्सन सर बैठे हैं पार्टीज के, उनका हमने जो भी पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की वो पाकिस्तान के बिहेवियर के आधार पर नॉन एस्केलेटरी मानता हूं मैं। पहली कार्रवाई थी। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि हमने क्या कार्रवाई की। सवाल संजीव जी ये है, सवाल संजीव जी ये है, इसलिए हमें उसको ये पूछा जा रहा है कि हमने सीज फायर क्यों कर दिया। हमारी कार्रवाई जब आगे बढ़ रही थी तो हमने हमारी जो कार्रवाई थी, हमारी कार्रवाई बीच में जिम्मेदार कार्रवाई थी, नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई थी। युद्ध की नॉन एस्केलेटरी क्यों करेंगे? ये नॉन एस्केलेटरी क्यों करेंगे? ये मुहावरा क्यों देंगे? हम उसको छू के आ जाएंगे।
मार के आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वार में ये नहीं होता है। भारत को जो उसने कहा एस्केलेटरी, तो हमें कहना चाहिए था एस्केलेटरी। हम जवाब देंगे नो नॉन एस्केलेटरी इन द वॉर, नो नॉन एस्केलेटरी। नॉन एस्केलेटरी इज बेसिकली यू आर सेइंग कि यू आर सरेंडरिंग। नॉन एस्केलेटरी मींस दैट यू आर सेइंग यू आर सरेंडरिंग। सबका अपना अपना रुख हो सकता है ओंकारेश्वर पांडे जी, इसमें क्या समस्या है? आपका अपना एक रुख है, आपकी भारत अपनी का एक रुख सोच है होना सर। चाहिए, हमारा और इनका किसी का रुख नहीं। भारत का रुख ये था इसमें सर, भारत का रुख इसमें ये था कि हमें आतंकी अड्डों को निशाना बनाना था, वो हमने बनाया, वो हमने निशाना बनाया, आतंकी अड्डों पर हमने हमला किया, ये भारत का रुख था। अब आप भारत के रुख के साथ हो सकते हैं या भारत के रुख के खिलाफ हो सकते हैं, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस अरे भाई, ध्वस्त करने के बाद आगे क्या होगा? चॉइस हो सकती है, ठीक है, बाद भी ध्वस्त किया, इसके बाद भी ध्वस्त किया, उसको एक निर्णायक मोड़ पे ले जाना चाहिए था। यश जल्दी से यश अपनी बात को आप रखिएगा। सिंह साहब फिर आपसे जवाब लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बीच में सरकार से उठे हैं। यश पहले आप बोल लीजिए। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो 18 दिसंबर 22 और 18 मई 25 में क्रमशः कर्नाटक और आगरा में भाजपा के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आए। ये वीडियो सुनिए। अरे सर छोड़िए ना उसको। अरे पूर्णिमा जी, अरे सर दो लोग, फिर आप लोग भी तो सर राफेल पर नींबू मिर्ची लटका रहे थे। पूर्णिमा जी, मुझे मेरी सर बात राफेल पर फिर आप नींबू मिर्ची लटका रहे थे। जवाब आरपी सिंह दे देंगे। अरे सर दे देंगे, मैं बस उसको कट शॉट और पॉइंट पर आने की बात कर रही हूँ। अरे सुनिए, मैं पॉइंट पे दैट्स ऑल। बहुत अभी आपके पक्ष में ओंकारेश्वर जी ने बहुत कुछ कहा है, उसको आप बैलेंस करिए ना, उसको आप बैलेंस करिए ना, क्या दिक्कत है? आप उस पर लगाइए ना मोहर, क्या दिक्कत है? प्लीज पूर्णिमा जी, मुझे मेरी बात मेरे तरीके से अरे सर बोलिए ना आप अपने तरीके से, बस उसको थोड़ा सा क्रिस्प रखिए, बस इतना कह रही हूँ और कुछ नहीं कह रही। नहीं सुनिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। इनकी पार्टी के संबित पात्रा तो लोगों को हरा कपड़ा पहनने पे भी कोसने लगते हैं, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चाहे वो डीएस्केलेशन हो या से पैदा ना क्या सिंह साहब हरे में नजर आ रहे हैं। सिंह साहब अभी चश्मा लगा, चश्मे का नंबर और गालों की मशीन नहीं ठीक कराओ। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं जो संबित पात्रा ने किया है, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। सच ये है कि पुंछ में हमारे लोग क्रॉस फायर में मारे गए। विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हमने डीएस्केलेटरी कार्यवाही की सूचना पाकिस्तान को दी थी, लेकिन वो सूचना हमारे लोगों को नहीं मिली जिनकी जान चली गई। ये सरकार की गलती है। देश और सरकार अलग अलग होते हैं। देश के हर नागरिक को हक है कि वो सरकार की आलोचना कर सके, इसीलिए ये लोकतंत्र कहलाता है। अब बात आती है विदेश नीति की, तो आपके तमाम ऑप्टिक्स के बावजूद ना तो G7 की मुख्य फोटो में आपको जगह मिली, आपको यानी हमको सब, यदि हमारे प्रधानमंत्री को जगह नहीं मिली तो वो हमारे लिए भी दुख की बात है। अरे यश, आपने कहा आप फोटो में पोजीशनिंग पर आ गए सर। भारत ओवरऑल ग्लोबली अपनी पोजीशनिंग को मजबूत करने की बात कर रहा है, आप फोटो में उनकी पोजीशनिंग ढूंढ रहे हैं। पूर्णिमा जी फिर मुझे मेरी बात कहने दीजिए। छोटी बातों में मत अटकिए ना सर, थोड़ी बड़ी नहीं, बात छोटी क्यों है? ये बड़ी है। छोटी बात में आप मत अटकिए, बड़ी बात कर लीजिए सर। इतना आप लोगों ने प्रोग्राम चलाया है मीडिया में, और ये तो ऐसा हुआ जैसे प्रो मैक्स लेके बैठे हुए लोग अपना रास्ते निकल गए। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड जरा रखेंगे एक बार टाइमर, ताकि यश थोड़ा सा इसको क्रिस्प करके खत्म कर सके अपने पॉइंट को। 30 सेकंड्स रखेंगे यश, फिर सिंह साहब आपका जवाब लेती हूँ। तो सुनिए, तो इस समय आप चाहे कुछ भी तर्क दे लीजिए, हो सकता है कि यहाँ पर जो संजीव जी कह रहे हैं या जो आप कह रही हैं या जो आरपी सिंह कह रहे हैं, उससे आप हमारे तर्कों को दबा लें, लेकिन सच ये है कि इस समय आसिम मुनीर के कहने से नोबेल में ट्रंप का नाम आया है, जबकि हमारे वाले का इतने सारी वॉर रुकवाने के बाद भी किसी ने नाम आगे नहीं बढ़ाया है। इस बात को समझना, सच को समझना जरूरी है। आपके यहाँ इन्फ्लुएंसर और ट्रोल एक तरफा प्रचार करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं उनके मरने पे। सिंह साहब आपका जवाब लेती हूँ। देश भुगत रहा है। सिंह साहब आपका जवाब लेती हूँ। गंभीरता से सोचना होगा। सिंह साहब जवाब लेती हूँ। अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है सिंह साहब। प्यार है वो नजर आ गया, और किस प्रकार से किस हद तक के पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो नजर आने लगती है। ये हर बार फूट फूट कर निकलती है इनके, जब भी वक्ता ये दिख रहा है पाकिस्तान। आरपी सिंह जी, यश उनकी बात होने दीजिएगा प्लीज। यश प्लीज होने दीजिए उनकी बात पे, जवाब मिलेगा आपको। नहीं तो ये जब मैंने जवाब मिलेगा ना पहले उनको, भी पाकिस्तान कहा था, जवाब मिलेगा ना उनको। वही कहने लग गए पूर्णिमा जी, जवाब कौन सी बात है? जवाब मिलेगा आपको, बोलिए सिंह साहब बोलिए। आपके सांसद जब चुने जाते हैं तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और आपकी सरकार, हमने नहीं, आपकी सरकार ने उन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो ये सब मत बताइए, सब गाना मत गाइए आप कि क्या होता है क्या नहीं होता, परंतु जो मूल बात पे आते हैं, मूल बात ये है कि आप तो अरेस्ट नहीं करते।
आपने किया क्या यूपी में, कर्नाटका में मैंने अपने एक बात कार्यकर्ताओं अच्छी का बात arrest? नहीं है ये। मैं ये चिखम चिल्ली में अगर पढ़ूंगा तो मुझसे ज्यादा आवाज तगड़ी नहीं है आपकी, ये बता दूं मैं आपको। सिंह अरे साहब, आपको 26 कुछ भी ग्यारह हो, हुआ। विदेश में यश चिल्लाओ प्लीज, ना, मेरे मुझसे पास चिल्ला के लिमिटेड क्या टाइम मिलेगा है। आपको? अचल मल्होत्रा आप सर ट्रंप भी को बैठे दबाइए, हैं, सिंह मुझे साहब। उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है। मेरी भी समस्या को समझिए, सिंह साहब की बात पूरी होने दीजिए प्लीज, बोलिएगा। 26/11 के बाद का मामला याद है? तब के जो एयरफोर्स चीफ थे फली होमी मेजर साहब ने कहा हमें हमला करने दो। मनमोहन सिंह ना 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 ऐसी गलती नहीं करना, बेचारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान आतंक से प्रताड़ित देश है। फिर शर्म शेख गए थे प्रधानमंत्री जी, और वहां जाकर भी क्या कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, हम पाकिस्तान भी बेचारा आतंक से प्रताड़ित देश है, बलूचिस्तान के अंदर हमारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये इनकी फॉरेन नीति रहती थी। और जरा बता दीजिए, अभी जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसको लेकर मेरे मित्र कह रहे थे कि इतना नहीं हुआ, इतना नहीं, पांडे वो मेरे ख्याल, अगर ठीक मुझे नाम याद है, पांडे जी हैं। पांडे जी, आपने जर्नलिज्म क्यों ज्वाइन किया? आपने फौज क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करते, फौज ज्वाइन कर लेते आप, और फौज ज्वाइन कर आपका जो आपका फैसला होता वो देश मानता। जो उस समय वहां पर जर्नल है, जो उस समय वहां जो लोग फैसला करने वाले हैं, वो फैसला उनका है पांडे जी, ये आपका मेरा फैसला होने वाला नहीं है। वो कितना करना है, कितना नहीं करना, क्या तय किया, कितना तय नहीं किया, किस हद तक जाना, किस हद तक नहीं जाना, कितने आतंकी अड्डे उनके ध्वस्त करने, कितने डिफेंस बेस उनके ध्वस्त करने, ये फौज का काम है। ये यहाँ बैठकर टीवी स्टूडियो में बैठकर करना या उनको सलाह देना आसान है। जो जमीन पर काम कर रहा था उसके लिए पूछिए यार कितना मुश्किल काम है। परंतु जो अगली जो मूल बात है, ये जो इस्लामिक देश है, इनमें से कितने देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया इस बार जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ? कितने लोगों ने कितने लोग जाकर उनके साथ खड़े हुए, ये बता दीजिए। यहाँ यूरोपीय यूनियन का स्टैंड क्या था, वो भी स्पष्ट कर दीजिए। जापान का स्टैंड क्या था, वो भी स्पष्ट कर देना चाहिए। तो क्या कि हमको जो छूट करता है हम उसके हिसाब से बात करते हैं। आज हमारी कूटनीति हमारे देश के पक्ष की कूटनीति है। ठीक है सर। हमने रशिया से ऑयल लेकर, जब दुनिया ने उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए तो हमने ऑयल लेकर आगे ऑयल बेचा भी, और हमने अपने संबंध नहीं खराब किए रशिया के साथ। ठीक है सर। और सबको पता है, ये मुनीर की जो गाना गाते ना, सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अमेरिका इतना तवज्जो क्यों दे रहा है, सबको जानकारी में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुलासे में नहीं करनी चाहिए। सिंह साहब, इसी सवाल के साथ बस मैं लास्ट मिनट पे हूँ। आचल सर प्लीज थोड़ा सा, सर पांडे सर मैं 10 सेकंड दूंगी आपको, वाइंड अप से पहले 10 सेकंड सर, 10 सेकंड दूंगी मैं, मुझे एक बार प्लीज जाने दीजिए। आचल मल्होत्रा सर, क्या अभी की स्थिति में आपको लगता है और आपके अनुभव के अनुसार भारत को फिलहाल अमेरिका, ईरान, इजराइल साथ में टैकल करने में कोई चैलेंज या चुनौती आपको नजर आती है? क्योंकि अमेरिका की भूमिका तमाम युद्ध के मैदान में किस तरीके की है, क्यों है, अमेरिका की इंटेंशन क्या है, वहां पर असीम मुनीर को बुलाना, लंच में उनसे मुलाकात करना, ये सारी स्ट्रैटेजिक चीजें सर आप समझते हैं। मैं उनको दोहराकर समय नहीं खराब करना चाहती, लेकिन भारत के लिए क्या ये कोई चुनौती पैदा करता है तीनों को साथ साथ हैंडल करने के लिए? नहीं, देखिए पिछले कई सालों में जो भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी विदेश नीति की, वो ये है कि हमने सीखा है टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं, और संतुलन बना के किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये हमने सीख लिया। अगर ये हमने नहीं सीखा होता तो हम डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है आज का, जो हमसे हजम नहीं हो रहा, बहुत से लोगों का हजम नहीं हो रहा, तो उस पर हमने कुछ एडवर्स रिएक्शन किया होगा। लेकिन हम समझते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में किस तरह से कदम फूक फूक के रखने होते हैं, एंड यू कांट रॉक योर बोट बाय योर ऑन एक्शंस। आप अपने हिसाब से चलते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, और हमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आसिफ मुनीर गया पाकिस्तान से, तो जाने दीजिए उसको, वो अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर हम एक ही समय पे अमेरिका और रशिया को इंगेज कर सकते हैं, तो लेट अमेरिकन ऑल्सो इंगेज इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ। तो हमें क्या समस्या है? ठीक है सर, 10 सेकंड सर दे रही हूँ। पांडे जी, साहब मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके सामने ये जो समस्या आ गई है ना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो सिर्फ आप लोगों की रेटोरिक की वजह से। याद कीजिए पार्लियामेंट में वो स्टेटमेंट गृह मंत्री जी का, जब उन्होंने कहा 2 दिन रह गए थे पीओके मेरे साथ, नहीं सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए साहब, आपको इतना शौक था तो आप सिंह साहब सुन लीजिए ना, सिंह साहब सुन लीजिए, सिंह साहब सुन लीजिए, सिंह साहब सुन लीजिए,
सिंह खत्म साहब नहीं सुन हो- लीजिए, खत्म मेरी समय बात तो नहीं सुनिए, है, please। मेरी बात तो सुनिए। वो जो कहा कि 2 दिन में पीओके आ जाता, 2 दिन में पीओके आ जाता, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं 2 दिन में पीओके आ जाता, तो अभी तो आने वाला था पीओके, फिर क्यों नहीं आने दिया? आपको पता है क्या? ठीक ये है। आपको और पता उसके है क्या? बाद भारतीय सेना भारत क्या करता है? पुंछ में तो मेरे गृह पास मंत्री जी समय ने नहीं है, कहा सिंह ना साहब, प्लीज, कि मेरे हमारे पास टाइम नहीं है, सिविलियन मैं पे ओवर जा अटैक चुकी हुआ, हूँ। प्लीज पुंछ में भी प्लीज सिविलियन पे प्लीज अटैक हुआ। देखिए, ये भारत किसकी वजह से हुआ? शांति स्थिरता के लिए इस वक्त क्या भूमिका निभाने की स्थिति में है? क्या ऐसे समय पर किसी तरीके की राजनीति का स्कोप होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी पे कम से कम यकीन करना चाहिए और सरकार को भी समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी कूटनीति को और फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर जाना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, इस बात का जिक्र सरकार करती भी है।